इनमें सभी में ये बात कह रखी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को गठबंधन इलेक्शन से पहले करना चाहिए, वो गठबंधन चले। अब अगर मान लिया ये गठबंधन नहीं करते तो बीजेपी सरकार गिरती, इलेक्शन होने के बाद में कोई गठबंधन नहीं होना। तो उस हिसाब से तो एक तो आप ये कह सकते हो कि ये गठबंधन जो है वो परमिट करता नहीं। कुर्सी हथियाने के लिए राजनीति में सबसे कलाकार राजनीतिक वही माना जाता है जो दो बातों पर अमल करे। उसने कहीं ना कहीं एक फाइंडिंग दे दी कि इंडिया में 45% वोट ओबीसी की, अब उन्होंने दे दी। अब उनके देने के बाद में आप लगाओ रोहिणी कमीशन के बाद में हरियाणा में सारा फोकस जो है चीफ मिनिस्टर का। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले हरियाणा में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हो चुका है जिस पर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। करीब 4.5 साल बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन था जो कि टूट चुका है। जब ये गठबंधन हुआ तब भी बहुत शोर मचा था क्योंकि जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट लिया था, लेकिन बाद में उन्हीं से दोस्ती कर ली और ये कहा कि हमने ये गठबंधन इसलिए किया है कि हम लोगों की उपलब्धियां लोगों के लिए कुछ उपलब्धियां करना चाहते हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी आई थी, बहुत सारी बातें थी। चर्चा करने के लिए आज मेरे एक गेस्ट हैं डॉक्टर एस चाहर, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं हरियाणा स्टडी सेंटर के। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हरियाणा की खास करके हम बात करेंगे, ये जो गठबंधन था, हालांकि जो लोग हैं वो बड़ा ठगा महसूस कर रहे थे शुरू से ही, लेकिन उन्होंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का नाम दिया था। हासिल ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं तो उनको तो कुछ उपलब्धियां लगती नहीं, और अब पता नहीं, अब ये अलग तो हो गए हैं। अमित शाह कहता है कि हम बहुत ही सही मूड में अलग हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, पहले तो प्रॉब्लम क्या है कि काफ़ी सारे कमीशन हमारे बैठे हैं। जैसे एक कमीशन बैठा था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था। उसके बाद में एक वाजपेयी के दौरान बैठा था वेंकटचलैया कमीशन, सीआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कहते हैं, और अब ये तीसरा कमीशन था सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। इनमें सभी में ये बात कह रखी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को गठबंधन इलेक्शन से पहले करना चाहिए, वो गठबंधन चले। इलेक्शन होने के बाद गठबंधन करना गलत बात है। पहला तो इसमें ये नुक्स है कि हमने सारे कमीशन की रिकमेंडेशन को हमने ओवरलुक कर दिया। नंबर 2, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें भी हम रिफॉर्म की बात करते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी हम बात करते हैं। खासकर जब सेशन साहब आए, उनकी भी ऑब्जर्वेशन थी कि गठबंधन इलेक्शन से पहले होने चाहिए, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने के बाद में कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो एक तो आप ये कह सकते हो कि ये गठबंधन जो है वो परमिट करता नहीं कोई भी, मतलब एक सैद्धांतिक पक्ष से वीक है। नंबर 2, अब अगर मान लिया ये गठबंधन नहीं करते तो बीजेपी सरकार गिरती जी। और गठबंधन इसलिए भी नहीं करना चाहिए था कि इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में बीजेपी को काफ़ी आलोचना करी। इनके अपने मुद्दे थे, इनका अपना मैनिफेस्टो था जी। ये जो आप बात कर रहे हो, इन्होंने बात करी गठबंधन करने के बाद में, हमने गठबंधन इसलिए करा कि हमने कुछ लोगों से वादे करे थे, हमें 5100 रुपये पेंशन के लोगों बूढ़ों के करवानी है, इसलिए हम ये गठबंधन, हमारा मजबूरी की बात लगल है, हम अपना जो मैनिफेस्टो था हम उसको चाहते हैं कि ये एक्शन में आए जी, तो हम इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने गठबंधन करा। ये बात अलग है कि 4.5 साल में वो बातें जो इन्होंने रखी थी सरकार के सामने, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कभी सामने जनता के सामने आया नहीं जी। तो अब 4.5 साल इन्होंने फिर किया क्या? देखो, लोगों से वादा किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन 4.5 साल राज तो किया है। तो आप इसको क्या देखते हो, उन्होंने किया क्या फिर? नहीं, देखिए, आपको बताऊं कि कुर्सी बचाने के लिए, जब कुर्सी बचाने की बात आती है ना, तो जनता की भलाई का मामला कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चला जाता है। अब हाउ टू, कहीं ना वो मैकावली ने किताब लिखी थी प्रिंस, और कहीं ना कहीं पहला आदमी था जिसने कहा था भाई राजनीति में नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं आती। वो हमारे वो पुराने लीडर नहीं थे। महात्मा गांधी ने कहा राजनीति और धर्म अलग अलग हैं, ये मिलने नहीं चाहिए। छोटू राम ने भी ऐसा कहा था।
तो कुल मिला के आप ये कहेंगे, पहली बात तो ये है कि राजनीति में फिक्शन में और एक्शन में बहुत फ़र्क है, ज़बरदस्त फ़र्क है। कुर्सी हथियाने के लिए राजनीति में सबसे कलाकार राजनीतिक वही माना जाता है जो दो बातों पर अमल करे, हाउ टू गेट द पावर, हाउ टू कंटिन्यू इन पावर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और तीसरी बात ये कि ओवर रूलिंग ऑल सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम सिर्फ एक ही बात पर रखे कि इलेक्शन के आने से 5-7 महीने पहले ऐसा क्या किया जाए, हाउ टू ड्यूप द कॉमन मासेज, क्योंकि जनता की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार, ये इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया कि मैं परसों नोटिफिकेशन करूँगा, कभी नहीं बताया आज तक। तो बताया तो आप तो पत्रकार हैं या कोई भी आप हिस्ट्री उठा लो, किसी इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन पहले ये बताया मैं नोटिफिकेशन करूँगा। इसका मतलब इन्होंने इसको 36 घंटे दे दिए, भाई जो भी घोषणा घाषणा जो भी कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो अपना हरियाणा का जो इलेक्शन कमीशन है, ये कौन, ये क्लैरिफिकेशन देने वाला कौन हो जाता है कि भाई आप एक्सपेंशन करें मिनिस्ट्री का, ये कोई वायलेशन नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट का। आज ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताए, क्योंकि इलेक्शन तो असेंबली के, लोकसभा के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, स्टेट कमीशन तो पंचायतों का इलेक्शन कराता है। हाउ कैन यू टोल्ड कि कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, मैंने बताया कि ये अपार्ट, कीपिंग ऑल थिंग्स अपार्ट, डेवलपमेंटल वेलफेयर और प्रिंसिपल्स और कानून एंड ऑल दैट ना, यहाँ फिर चलता है आपका कि ऐसा क्या किया जाए कि जनता हमारी तरफ देखे और सारे मुद्दे दबके रह जाएं, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, ये अभी हिसार में भी रैली हुई थी, एक बात कहते हैं, वो सारी बातों को कह करके एक बात कह करके लोगों को चुप करा देते हैं कि भाई अभी मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, अभी मैं आने वाले 40 साल तक राजनीति करूंगा। तो वो शायद लोगों को कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं, मुझे पता है कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं, 2024 में मुझे शायद ना लोकसभा में ना विधानसभा में कुछ हाथ लगे, लेकिन अभी बहुत लंबा टाइम है मेरे पास और मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। नहीं, देखो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आप स्टेटमेंट कोई भी दे दें, आगे क्या है, अब 2047 का विजन क्या है, नोबडी नोज। वी शुड लिव इन प्रेजेंट, वी शुड बिलीव इन एक्शंस, एंड सरकार की परफॉर्मेंस जो है वो, जैसे आपका कोई भी देखिए, चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ ने मंत्री हैं, उनका तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो अब 3 मॉडल हैं हमारे, पार्लियामेंट मॉडल है, पर ये कैबिनेट मॉडल है और प्राइम मिनिस्टर मॉडल है। तो फिलहाल लगभग जितनी ये ना स्टेट, जितनी भी कंजीनियल गवर्नमेंट मीन्स एक ही पार्टी की सरकार है, हॉस्टाइल गवर्नमेंट मीन्स दूसरी पार्टी की सरकार है, जितनी भी कंजीनियल सरकारें हैं, अब आप देखिए ना कि सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर मॉडल काम कर रहा है सेंटर पर, यहाँ पर कर रहा है, जहाँ भी जितनी भी बीजेपी सरकार हैं सीएम मॉडल काम कर रहा है। अब ये लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देखें नायब सिंह सैनी का कि एक्सपेंडिशन करनी है तो लिस्ट कहाँ गई है, हाईकमान गई ना, हाईकमान। तो फिर ये रह गया ना, आपके सारे प्रिंसिपल गए ना कि लीडर ऑफ द हाउस कौन होगा, लेजिस्लेचर पार्टी बीजेपी चुनेगी, कहाँ गई। तो इस सैद्धांतिक पक्ष तो आप छोड़ दीजिए। तो अब ये क्या कहते हैं, क्या स्टेटमेंट देते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये तो अब ये है कि हाउ टू सेव देयर फेस इन फ्रंट ऑफ ऑल फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो उसमें कुछ ना कुछ तो कहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी हरियाणा में हुआ इलेक्शन से, विधानसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले और लोकसभा चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर इस तरह से चीफ मिनिस्टर को बदल दिया जाता है, उसके बाद अभी ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये कभी हरियाणा में पहले हुआ है? देखिए, नहीं, ये हरियाणा में नहीं, इसका मैं कारण बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो रोहिणी कमीशन बैठा था सेंटर में ओबीसी के लिए, ठीक है, उसने कहीं ना कहीं एक फाइंडिंग दे दी कि इंडिया में 45% वोट ओबीसी की हैं। अब ये नहीं पता मुझे फाइंडिंग ठीक है नहीं है, लेकिन उसने दे दी, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंटली काम जो भी है, दे आर अंडर द टाइट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल। अब उन्होंने दे दी। अब उनके देने के बाद में आप लगाओ, रोहिणी कमीशन के बाद में हरियाणा में सारा फोकस जो है चीफ मिनिस्टर का इन पे आ गया। आपके वार्ड से लेके पंचायत, फिर ये आपके म्यूनिसिपल कमेटी, काउंसिलर, सारे के सारे इनमें वो रिप्रेजेंटेशन बदल दिया, मोर रिप्रेजेंटेशन। तो ये ओबीसी, ये कब आई ऑब्जर्वेशंस? ये तो अभी आई है, 4-5 महीने पहले आई है सेंटर वाले की, तो 8 महीने हो गए, डेट भी मिल जाएगी। जी। तो उसके आने के बाद में इन्होंने फिर सारा फोकस, क्यों कमांड तो वहीं से आती है, तो इन्होंने फिर यहाँ ओबीसी पे सारा फोकस कर दिया। और
इन्हें हेस्ट ऑफ थिंग इन्होंने क्या कराया कि 20% रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दे दिया, मांगा किसी ने नहीं था, शेड्यूल कास्ट को भी दे दिया। तो ये जितना भी आपके मुंह है ना, ये मुंह है, इनमें कोई पैसा पूसा नहीं लगना आपका, ना कोई अपने विकास का काम करना, ना अपने को काम की बात करनी, ना अपने बजट बताना, ना अपने देहात की हालत बतानी, ना अपने एग्रीकल्चर की हालत बतानी कि सरसों सोमवार में बिकेगी, गेहूँ मंगलवार को बिकेगा, इतना बिकेगा, नहीं तो वापस ले जाओ। अब जैसे सरसों का हमेशा कोई बात नहीं करता, सरसों नहीं बिक रही है मंडी में, औनी पानी भाव के खरीदनी शुरू नहीं करी सरकार ने, तो ये बातों की वैल्यू कम रहेगी है। मैं आपको उदाहरण दे दूँ कि जब सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम चलाया छोटा लाख 2004 में, तो सीधा पैसा जाने लगा लोकल बॉडीज में, जाने लगा ना जी। 4 में उसकी ऐसी तैसी नहीं करी लोगों ने। बिल्कुल, ये साफ जाहिर करता है कि जनता भी विकास नहीं चाहती, विकास वाले को वोट भी नहीं देती, काम करने वाले आदमी का कदर भी नहीं करती। इसलिए पॉलिटिक्स के दायरे में लोग आ जाते हैं कि ये एक एनगमा है, एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जाए कि इससे बाहर ना जाए। अब ये जितना ओबीसी का जो मामला चला है, तो एक बात, दूसरी बात आपको और बताऊं मैं, ये बड़ा रिलायबल है, मेरे पास सोर्स नहीं है फिलहाल इसका कोई, लेकिन ये आप इसको एडिट कर सकते हो बाद में, मैं अगर सोर्स मिलेगा मैं दे दूँगा। तो उसमें आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से एक रिपोर्ट सेंटर के पास पहुंची जी, कि इन केस मनोहर लाल खट्टर कंटिन्यूज इन द चेयर यू वुड लूज द इलेक्शन। लोकसभा 10 सीटों पे असर पड़ेगा। नहीं, यू वुड लूज द इलेक्शन इन मेनी ऑफ द सीट्स। तो इसलिए जो है इसकी सरदारी में नहीं होनी चाहिए इलेक्शन, तो फिर किसकी में होनी चाहिए? तो फिर सीधा सवाल आया कि ओबीसी का कोई लीडर चुनो और उसकी में होनी चाहिए, क्योंकि इससे सारे ओबीसी आपकी तरफ हो जाएंगे। इस बात को भी गलत मानते हैं। तो ओबीसी में तो राव इंद्रजीत को भी ले सकते हैं। मैं तो कहीं नहीं रहा, मैं तो कहीं नहीं, ऐसे लीडर को, वही बात है, रिमोट कंट्रोल होना चाहिए। राव इंद्रजीत को इसलिए नहीं लेते कि राव इंद्रजीत ने अब भी आपकी ये जो है सारा दिन गवर्नर इंतजार कराया, पहली बार कराया कभी जिंदगी में? नहीं किया। 11 का टाइम है, 11:30 का टाइम है, 12 का टाइम है, बेचारा 3 बजे तक इनके उसमें बैठा रहा, तो गवर्नर के ऑफिस की ऐसी तैसी नहीं कर दी। तो ये इंद्रजीत के कारण हुआ कि वो चाह रहा है भाई मेरे ये आदमी आए, किसको टिकट देनी है किसको नहीं देनी, तो वो तय कर रहा है ना वहाँ। तो क्यों उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया है भैया, बेशंक को तो किसी हाथ में लेना नहीं। तो इसलिए जो ये कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि सारा फोकस आ गया कि भाई कोई ऐसा आदमी लेके आओ जो मुखौटा बदल दें। हाँ, चेयर बदल दें, मुखौटा तो मनोहर लाल का ही रहे। तो अब जितना भी आपका देखिए डिक्लेयर भी कर दिया है कि लोकसभा के इलेक्शन नायब सिंह सैनी के साथ को रहेंगे मनोहर लाल, और ये इसके उसमें चुनाव लड़ा जाएगा। डॉक्टर साहब, जो अब तक हमने बात की उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट पे अभी हम टच करेंगे। ये सारा शायद इसलिए भी हो रहा है कि जो हरियाणा में जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी जाट बीजेपी से बहुत नाराज़ है, क्योंकि चाहे जाट रिजर्वेशन के टाइम पे आप देख लीजिए जो हुआ, अप्रत्याशित हुआ, फिर किसान आंदोलन में जो हुआ, महिला जो रेसलर्स इनके साथ हुआ, और जो संदीप सिंह वाले मामले में एक जूनियर कोच है उस मामले में हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की है कि अब मतलब जाट नाराज़ क्यों हैं। नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें तो जाटों को नाराज़ कराया है अगर ऐसा करके तो इन्होंने कह दिया हम ओबीसी काम चला लेंगे। इसमें ऐसा भी नहीं है कि जाटों को नाराज़, ब्राह्मणों को नाराज़ कराया, सभी को नाराज़ कराया, गर्दन काट दूंगा वाली। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अब ये मामला ये नहीं रह गया, ये मामला है कि मैं आपको काफ़ी सारे लोग मुझे मिले हैं ऐसे जो कि ये थोड़ा बहुत एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट काम करते हैं, जैसे रमेश अरोड़ा राजस्थान से ऑन दैट। तो मेरी बात हुई, मैंने कहा जी क्या करा दिया, ये कह रहा है भाई इससे गलत कर दिया ये। पंजाबी तो 19% है, पंजाबी तो बहुत नाराज़ है। तो वही तो बताया ना, बोले भाई पंजाबी तो 19% है। तो बोला भाई ये कहाँ लिख रखा है कि सारे ओबीसी नायब सिंह सैनी के साथ हैं? ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्शन। बल्कि आयरलैंड तो बहुत नाराज़ है। मैं यही कह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि भी जैसे अब ये इसको, वही तो आपकी बात पा रहा था ना मैं कि भाई ये जो आपका हिल बेल्ट है, अब वहाँ तो इंद्रजीत मैटर करेगा और सीट भी 11-12 हैं। तो इसलिए ये इन्होंने कोशिश करी थी कि जस्ट देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट कास्ट एंड ऑल, हाउ टू काउंटरैक्ट द जाट्स एंड अदर जनरल कैटेगरीज। तो ये कोशिश थी इनकी भी, इनको कैसे काउंटरैक्ट करें। अब ये भी इनको पता है कि भाई एक ये कम्युनिटी ऐसी है कुछ टाइम को छोड़ के, जैसे 77 का हो गया, 87 का हो गया, इस टाइम तो कास्ट ने काम नहीं करा हरियाणा में, बिल्कुल भी काम नहीं करा। तो ये
अदरवाइज अभी ये क्या है, इनका एक ही मामला रह गया है सेंटर पे भी यहाँ पर भी। अब ये ऐसे टाइम पे मंदिर लेके आए, इससे देखो थोड़ा बहुत पता है क्या है कि हमेशा माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है, मेजोरिटी गवर्नमेंट तो बनती नहीं। आप 100 में से लगा लो 25% की बन जाएगी, 30% की बन जाएगी, 35% की बन जाएगी, मोस्टली असेंबली की बात कर रहा हूँ जी। और वही ये अलग है, वोट कितनी मिले, सीट तो फिर भी कम मिलती हैं। तो कुल मिला के ये जो मामला इन्होंने जो करा है, ये सिंपली एक कास्ट और रिलीजन का गेम है। ये कोई प्लैंक डेवलपमेंट नहीं है जिसमें सरकार अपने आप को आके एक प्लेटफॉर्म पे सिद्ध कर दे कि हमने ये काम करें इसलिए हमें वोट दो ना। ये तो सीधा है, हिंदुस्तान है, ये सीधा है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अब बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आते हैं। हरियाणा में 10 में से क्या सिचुएशन लग रही, अभी क्या सिचुएशन लग रही है? हालांकि अभी तो बीजेपी ने कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी एक हवासी आ जाती है। नहीं, मैं बताऊं कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी मेजोरिटी में रहेगी। मेजोरिटी में रहेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट बात विधानसभा में क्या रहेगा? विधानसभा मैंने बता दिया, वही लाइन मैं रिपीट करता हूँ। अगर इन केस भूपेंद्र हुड्डा इज गिवन फ्री हैंड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट, देयर विल बी कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा, चाहे कुछ भी कर लें। यानी कि अगर हुड्डा के बंदों को टिकट मिली डेफिनेटली तो 46 का मैजिक फिगर। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं। गवर्नमेंट ऑफ देयर वुड बी गवर्नमेंट, चाहे 46 से बने चाहे 40 किसी से बने, पर देयर वुड बी गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस। लेकिन सर यहाँ एक छोटा सा पेज है, उसके बाद हम प्रोग्राम एंड करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं और वो ज़मीनी स्तर से उठ करके इतने इस लेवल पे पहुँचे हैं। उनका अनुभव, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन उनकी मंशा है कि उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन इस बात को कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में शायद इतनी सहमति नहीं है। नहीं, मेरी बात नहीं समझे। देखिए, ये विधानसभा इलेक्शन इस बात को बिल्कुल भी जो है सीन पे नहीं लेके आएंगे। तो कई बार पता है क्या, 1991 का इलेक्शन वीरेंद्र सिंह के नाम पर लड़ा था जी, और उसके बाद में जो है इनका इंटरव्यू करा के दिल्ली में बुला के सुरजेवाला, शमशेर सिंह इसका फादर और वीरेंद्र सिंह और भजनलाल, और अंदर बुला के 2 वोट जो है भजनलाल के फेवर में करा दी जी। ये मानने नहीं, बोला फिर भाई वीरेंद्र सिंह को बना दें, सुरजेवाला 9, फिर भजनलाल बने, बोले हाँ जी। फिर ऐसे ये गया, बोले सुरजेवाला को बना दें, बोला नहीं भाई, फिर भजनलाल को 2 वोट होगी ना, 3 में से 3। फिर बाद में भजनलाल के साथ भी वही हुआ, उसको बनाया नहीं, हुड्डा को बना दिया 2005 की नहीं बात कर, मैं तो नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके बाद भजनलाल को भी नहीं बनाया गया ना। वो चुनाव तो भजनलाल के नाम के उसके वो तो देखो ना, आप 67 में भगतदयाल शर्मा को भी नहीं बनाया, मेजोरिटी तो उसकी थी, बंसीलाल की थोड़ी थी जी। तो देखो ना 68 में जो आपको बनाया, बंसीलाल तो कहीं भी नहीं था, कांग्रेस में भी नहीं था। कांग्रेस इस बार ये कह सकती है हुड्डा को फ्री हैंड देकर के बाद में हो सकता है। नहीं, मैं नहीं समझता देगी। हाँ, यही तो वैक्यूम है वहाँ, यहाँ वहाँ हुई नहीं है, ये खाली है। ये मैं नहीं समझता फ्री हैंड, हुड्डा विल गेट फ्री हैंड। लेकिन फिर भी अगर मान लिया इन केस, मैं तो ये कह रहा हूँ, इन केस ही इज गिवन फ्री हैंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट, देयर विल बी कांग्रेस गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉट। क्या इश्यूज रहेंगे इंपॉर्टेंट विधानसभा चुनाव में? कुछ नहीं रहेगा, लोग छके बैठे हैं, कोई इश्यू वाशू कोई नहीं, कोई काम दाम हुए नहीं, किसी कुछ नहीं हुआ, सारा एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन हुड्डा के नाम पे रोहतक वाली बात आ जाती है कि सारा तो रोहतक। कुछ नहीं, सिर्फ करनाल में कुछ नहीं करा। इसके गांव में भी कुत्ते जो है गलियों में पड़े हैं, गांव से गलियों में निकला नहीं जाता। सीएम के गांव में आप चले जाइए, ये बातें जब कहेंगे, जब हकीकत बड़ी ख़राब है। और सही मायने में अगर आप करें कि ये जो एक जहर है ना, जो आप ये सारा 24 घंटे जो बात करते हैं हिंदू 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 हिंदू, व्हाट हिंदू, कई बार गिर भी जाते हैं। ऐसा कि धर्म जो है लोगों के लिए अफीम का काम करता है, इससे दूर रहना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। उन्होंने तो धर्म को सारा यूरोप जो है धर्म खाली है, उन्होंने तो आने नहीं दिया नज़दीक पॉलिटिक्स। एक बात मैं इसमें अवॉइड कर दूँ कि अगर देखिए कांग्रेस में स्थिति बदल सकती है अब भी, लेकिन अब तो वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट आ गया। अगर ये किसी भी गांधी परिवार को छोड़ के किसी भी नेता को लेकर आगे आ जाएं, सिंधिया भी तैयार है वापस आने के लिए, पायलट भी तैयार, सारे तैयार आने के लिए, कोई भी ऐसा जवान लड़का ले लें, किसी को भी ले लें। पायलट तो अभी कांग्रेस में ही है, सिंधिया दूसरा, वो कांग्रेस में तो है, लेकिन रोड़ा तो है, हाँ रोड़ा तो है, डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस। तो अगर ये इसी तरह किसी तीसरे आदमी को प्रोजेक्ट करें, जिसको बोलते हैं ना सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, तो जवाहरलाल नेहरू ने पनपने दी थी, इंदिरा गांधी ने पनपने दी, हुड्डा ने भी नहीं पनपने दी हरियाणा में। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी ये जो टेंडेंसी है ना, ये खराब है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं होगा ना, तो जैसे क्राइसिस है, जैसे बीजेपी में आपने सारे पुराने भेज दिए, बीजेपी में भी कोई नहीं है, क्राइसिस है।
है ना। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मोदी वुड बी देयर, जवाहरलाल नेहरू मेरे जो रोई दुनिया सारी के देश मर गया भाई और कौन आ हुआ। तो इसलिए सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप होना जी। चाहिए, वो है नहीं। तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप अगर कांग्रेस से पनप करती तो हरियाणा में ऑर्गेनाइजेशन होता आज के दिन। तो बीजेपी वही गलती करी है, मोदी हु आफ्टर मोदी कोई नहीं है। एक जो बात हरियाणा के खिलाफ जा सकती है ना, खासकर लोकसभा में जाएगी, जो असेंबली में जा सकती है, वो है कि काफ़ी कोशिशों के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस का हरियाणा ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के लिए खड़ा नहीं कर पाए, दे फेल्ड। ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये दिखाती है कि पार्टी हाईकमान में दम नहीं है, खम नहीं है, अनुशासन नहीं है, ईमानदारी कुछ भी नहीं है। तो ये बातें कुछ आड़े आ सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ घिसड़ के पिसड़ के जो सरकार बढ़ सकती है उड़ा। तो आज की हमारी चर्चा में डॉक्टर एस चाहर से हमने बातचीत की, फॉर्मर डायरेक्टर हरियाणा स्टडी सेंटर MDU रोहतक। डॉक्टर साहब से हम आगे भी चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।